नमस्कार। सभी छात्रों को ये सूचित करना चाहता हूँ कि मेरा नाम संतोष हलवाई है। मैं आपको हिंदी पढ़ाने के लिए नियुक्त हुआ हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ संतोष हलवाई, अपॉइंटेड एज हिंदी टीचर इन गंगा स्कूल। बच्चों, अब जबकि तुम 9वीं और 10वीं कक्षा में पहुंच गए हो, तो हिंदी व्याकरण के विषय में मैं तुम्हें थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। हिंदी व्याकरण जो इससे पहले तुमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में शब्दों के प्रकारों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सब की जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा तुमने संधि की जानकारी भी प्राप्त की होगी। अगर नहीं की है तो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आज हम आपको हिंदी का जो महत्वपूर्ण पार्ट है समास, उसकी मैं जानकारी दूंगा। ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮಪದ, ಸರ್ವನಾಮ, ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರಬಹುದು, ಸಂಧಿನೂ ಕಲ್ತಿರಬಹುದು. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಮಾಸ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸಮಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? समास इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसे अंग्रेजी में कहा जाता है कंपाउंड. समास यानी कंपाउंड, अंग्रेजी में इसे कंपाउंड कहते हैं. तो समास के कितने प्रकार है? तो यहां पर समास के हिंदी में 6 प्रकार है बच्चों, 6 प्रकार. समास 6 ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ 6 प्रकार ಯಾವುದು? ये 6 प्रकार कौन से है? तो सबसे पहले तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है अव्ययी भाव समास. तो यहां समास के ऐसे 6 प्रकार है और ये 6 प्रकारों से संपूर्ण व्याकरण की जानकारी आपके सामने आ जाएगी और हिंदी आप बहुत अच्छी तरह से सीख जाओगे. अब 9वीं और 10वीं कक्षा में आने के बाद आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कोई है तो वो है संधि, समास, अलंकार, छंद, ये सभी टॉपिक है. तो इसमें अब समास की जानकारी मैं आपको दूंगा. तो समास किसे कहते हैं? सबसे पहले हम इसे जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समास, कंपाउंड. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड, समास? तो समास किसे कहते हैं सुनो. तो यहां पर समास यानी क्या? समास की परिभाषा यानी डेफिनेशन. समास की परिभाषा क्या है? समास की व्याख्या क्या है? समास का डेफिनेशन क्या है? तो अनेक शब्दों को एक संक्षिप्त रूप में लिखना या बनाना, इसी प्रक्रिया को समास कहते हैं. अनेक शब्दों को, बहुत सारे शब्द है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर देयर. ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು समास ಅಂತೀವಿ. अब ये अलग अलग नमूने के कई शब्द हैं. इन सभी शब्दों को हमें जोड़ना है.
और ये जोड़ने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। तो अब ये जोड़ने की प्रक्रिया क्या है? तो यहां पर समास यानी अनेक शब्दों को एक साथ जोड़ना, दूसरे अर्थों में कम से कम शब्दों का प्रयोग करके अधिक से अधिक अर्थ को व्यक्त करना, कम से कम शब्दों का प्रयोग करना और अधिक से अधिक अर्थ को स्पष्ट करना, इसी कहा जाता है समास। तो अब ये समास कैसे निर्माण होता है? तो सुनो, अब यहां पर दो या दो से अधिक पदों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उनमें दो या दो से अधिक शब्द से जो स्वतंत्र शब्द बनता है, उसी स्वतंत्र शब्द को सामासिक पद कहा जाता है, यानी समास का पद यानी समास का शब्द कहा जाता है। तो समास में कम से कम दो पद होने चाहिए, यानी हमारे पास दो शब्द होने चाहिए। अब जैसे एक है नील, दूसरा है गाय। पहला शब्द है नील, दूसरा है गाय, दोनों को जोड़ दिया तो बन गया नील गाय। और ये नील गाय जो शब्द बना वो समासिक शब्द बना। उसी तरह से पहला शब्द है नील, दूसरा शब्द है कंठ, दोनों शब्दों को मिलाकर बन गया नीलकंठ। और ये नीलकंठ क्या है? ये समासिक पद है। तो यहां पर दो अलग अलग पद, दो विभिन्न पदों को एक साथ जोड़ना, उसी को कहते हैं समास। तो यहां पर समास में पहला पद जो होता है उसे पूर्व पद कहा जाता है। पहला जो एक शब्द है उसे पूर्व पद कहा जाता है, और दूसरा जो शब्द होता है उसे उत्तर पद कहा जाता है। पहला पद फर्स्ट वर्ड वो पूर्व पद कहलाता है, सेकंड वर्ड वो उत्तर पद कहलाता है। तो यहां पर दो पदों को जोड़ना। अब जैसे पहला पद मान लीजिए पूजा है और दूसरा पद मान लीजिए घर है, तो पहला पद पूजा, दूसरा पद घर, दोनों जोड़ दिया तो क्या हो गया? पूजा घर हो गया, पूजा घर। उसी तरह से पहला शब्द राज है, दूसरा शब्द है पुत्र, पहला पद राज, दूसरा शब्द पुत्र, दोनों को जोड़ दिया क्या बन गया? राजपुत्र, राजपुत्र बन गया। तो यहां पर पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़ने के बाद में जो समास बनता है वो एक विशेष नाम के अंतर्गत आता है। तो विशेष नाम क्या है? तो विशेष नाम यही 6 नाम है। एक तो वो तत्पुरुष बन जाएगा, नहीं तो कर्मधारय समास बनेगा, नहीं तो द्विगु समास बनेगा, नहीं तो बहुव्रीहि समास बनेगा, नहीं तो द्वंद्व समास बनेगा, नहीं तो अंत में अव्ययी भाव समास बनेगा। तो अब ये कैसे समझना है हमको कि ये समास का नाम क्या है? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 6 प्रकारों की जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು। ಇದು ಹೇಗೆ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹೇಗೆ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹೇಗೆ ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹೇಗೆ ಅವ್ಯಯಭಾವ ಸಮಾಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಕಾರದ ನಾವು ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು। ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಏನಿದೆ? पहला प्रकार कौन सा है? तो पहला प्रकार है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास यानी डिटरमिनेटिव कंपाउंड अंग्रेजी में इसे कहा जाता है। तो अब ये क्या है? तो इसे पहले सुनो, फिर आप समझो कि ये समास कैसे बनता है। अब पहला उदाहरण तत्पुरुष समास का। तो तत्पुरुष समास में पहला उदाहरण है राजकुमार। ये तत्पुरुष समास का पहला उदाहरण राजकुमार। अब इसे हम बाइफरकेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग करने के बाद में हमें क्या पता चला
राजा का कुमार यानी राजकुमार। अब ये राजकुमार क्या है? तो ये तत्पुरुष समास है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि तत्पुरुष समास की व्याख्या क्या है, डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ तत्पुरुष समास? तो तत्पुरुष समास की व्याख्या क्या है, सुनो। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लगा होता है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। मैंने अभी तुम्हें कहा पहला पद यानी पूर्व पद, दूसरा पद यानी उत्तर पद, और तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद, सेकेंड वर्ड, दूसरा पद प्रधान होता है, मुख्य होता है। तो अब ये दूसरा पद है क्या? तो दूसरा पद है कुमार। तो जब हमने इसके आगे पहला पद को जोड़ने के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग किया। कारक यानी क्या? कारक यानी कारक यानी का के की, का के की, ना ने नी, था थे थी। तो ये था थे थी, ना ने नी, सा से सी, का के की, ये सब कारक पद होते हैं। ये कारक पद बीच में डालकर हम समास बना सकते हैं। तो ये समास तब जाकर पूरा होगा, तब तक ये समास पूरा नहीं होगा। तो हमने क्या किया? राजा का कुमार। तो यहां पर हमने कारक पद डाल दिया का ये कारक पद डाला और बनाया राजा का कुमार यानी राजकुमार। अब इसमें दूसरा पद कुमार महत्वपूर्ण है, प्रधान है, और जो दूसरा पद प्रधान होता है उसी को तत्पुरुष समास कहा जाता है। तो तत्पुरुष समास में दूसरे पद की मान्यता, महत्व बढ़ जाता है। तो दूसरे पद का महत्व बढ़ गया और यहाँ कुमार का महत्व बढ़ गया। क्यों महत्व बढ़ गया कुमार का? क्योंकि कुमार के आगे लगा है राज। राज यानी राजा, राजा का कुमार यानी राजकुमार। अब कुमार बहुत सारे होते हैं, किशोर कुमार है, फिर बाद में संतोष कुमार है, फिर उसके बाद में सतीश कुमार है। लेकिन इनका महत्व कुछ भी नहीं है। इसमें कुमार का महत्व यहां क्यों बढ़ गया? क्योंकि पहला पद हमने इसमें राज लगा दिया। राज यानी राजा का कुमार यानी राजकुमार। तो यहां दूसरे पद की महत्व बढ़ जाने पर हमें यह पता चलता है पहले पद का अर्थ क्या है। तो पहले पद का अर्थ राजा, राजा का कुमार, राजकुमार। तो यहां पर तत्पुरुष समास में ये पद बनकर तैयार हो गया। अब इसी प्रकार और तत्पुरुष समास के कई उदाहरण हैं, जैसे तुलसी कृत, तुलसी से कृत, फिर बाद में शराहत, शराहत शर से आहत, फिर उसके बाद में राह खर्च, राह के लिए खर्च, इसी प्रकार स्वर्ग प्राप्त, फिर कष्टापत्र, आशातीत, ग्रहागत, सिर तोड़, चिड़ी मार, गगनचुंबी, यश प्राप्त, ग्रामगत, रथ चालक, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, ऐसे डिवाइड किया जाता है। तो ये सब इसमें ही आते हैं। ऐसे और कई उदाहरण हैं, मुंह मांगा, रस भरा, करुणागत, भयाकुल,
रेखांकित, शोकग्रस्त, रेखांकित यानी रेखा से अंकित, शोकग्रस्त यानी शोक से ग्रस्त, मन चाहा यानी मन से चाहा, सुरचरित यानी सुर द्वारा रचित, सुर रचित, सुर रचित। उसी प्रकार देश भक्त, देश भक्ति, देश के लिए भक्ति, विद्यालय, विद्या का आलय, विद्या के लिए आलय, रसोई घर, रसोई का घर, रसोई के लिए घर। फिर उसी तरह हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। ऐसे कई तत्पुरुष समास के उदाहरण आते हैं। तो इसमें दूसरा पद महत्वपूर्ण होता है। अब जो दूसरा पद पहले पद की जानकारी दे और पहले पद से हमें पहले पद की जानकारी प्राप्त होने के बाद हमें ये पता चले कि ये पद कितना महत्वपूर्ण है, तो उसे कहा जाता है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के ऐसे कई उदाहरण आते हैं। अब इसके बाद में तत्पुरुष समास के बाद में दूसरा प्रकार है कर्मधारय समास। तो अब कर्मधारय समास क्या है, मैं उसकी जानकारी दूंगा, तो सुनिए। तो कर्मधारय समास में क्या आता है? अब कर्मधारय समास क्या है? यहां पर नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, नाम से ही स्पष्ट होता है कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास में नाम से क्या स्पष्ट होता है? कर्म, कर्म मीन्स काम, वर्क, कर्म यानी काम, वर्क। अब कर्मधारय समास में यहां व्याख्या क्या है सुनो। ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನದೆ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲು। तो यहां पर जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद वो उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण, विशेष्य संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद क्या होता है? पूर्व पद उपमान या उपमेय होता है। तो अब ये कैसे? एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, फिर इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। तो अब यहां पर इसे पहचानने का तरीका कैसा है देखो। विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में जो के, समान आदि आते हैं, यानी इसके बीच आने वाले शब्द कौन से हैं? तो इसके बीच में आने वाला शब्द है जो, एक, दूसरा है के, फिर तीसरा के समान, के समान, ऐसे पद बीच में आते हैं। तो यहां पर होता क्या है? तो इधर कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास का एक उदाहरण मैं यहां लिखूंगा, तो वो एक उदाहरण से आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो उदाहरण है नील कमल, नील कमल। अब ये नील कमल एक उदाहरण है कर्मधारय का। तो इसे जब मैं अलग करूंगा, टुकड़ों में बांट दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल वो है नील कमल। तो यहां पर नील कमल ये एक शब्द हमें पूरी कर्मधारय समास की पूरी व्याख्या को स्पष्ट करता है। नीलगाय, नीलकमल, नीलकंठ, तो ये सब हमें जानकारी देता है। नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका, नीला है जो कंठ,
यहां पर मैंने पहले ही ऊपर लिख कर रखा है, जो या के समान शब्दों का प्रयोग इसमें होता है। जो या के समान शब्द का प्रयोग करके हम इसको समझ सकते हैं। तो यहां पर महात्मा, महात्मा ये कर्मधारय समास है। महात्मा यानी महान है जो आत्मा, महात्मा। प्राण प्रिय, प्राण प्राणों से, प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय। लाल मणि, लाल है जो मणि। महादेव, महान है जो देव। यहां पर जो जो शब्द का प्रयोग हुआ है, तो उसी प्रकार अधमरा, आधा है जो मरा, आधा है जो मरा, अधमरा। परमानंद, परम है जो आनंद, परमानंद। नव युवक, नव है जो युवक, नव युवक। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर, परमेश्वर। पीतांबर, पीता है जो अंबर, पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर, पीतांबर। पीत यानी पीला, पीला कलर वाला, पीतांबर। तो इस प्रकार से यहां पर आप कर्मधारय समास को समझ सकते हो। अब इसके बाद में आता है द्विगु समास। द्विगु समास समझना बहुत आसान है, क्योंकि द्विगु समास में नंबर्स होते हैं, NUMBERS, नंबर्स होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये नंबर होते हैं। उसी प्रकार यहां पर अभी मैं फिलहाल थोड़ी सी जानकारी दूंगा, अगले पीरियड में हम द्विगु समास के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, सप्त सिंधु। दोपहर, दोपहरों का समूह। त्रिलोक, 3 आया है इसमें, 3 यानी 3 लोकों का समूह। सप्त सिंधु यानी 7 आया है। दोपहर यानी 2 आया है। त्रिलोक यानी 3 आया है। फिर उसी तरह तिरंगा 3 आया है। पंचतंत्र 5 आया है, 5 तंत्रों का समूह। पंजाब 5 नदियों का समूह, 5 आबों का समूह। नवरात्रि 9 आया है, तो 9 रात्रियों का समूह। उसके बाद में त्रिवेणी फिर से 3 आया है। सतसई, सतसई यानी यहाँ 7 आया है, 7 नंबर आया है। 700 दोहों का समूह, दोह यानी पोयम, दोहो यानी पोयम, 700 दोहों का समूह, यानी यहाँ पर सतसई। तो आज केवल 2 की जानकारी प्राप्त की। आगे हम द्विगु समास की और बचे हुए सारे समासों की जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।